नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हमारी ईवीएस की नेक्स्ट क्लास। तो साथियों, जैसे कि हम ये क्लास पढ़ेंगे, ये एयर पोल्यूशन पे बेस्ड है। और जब आप इसके बाद वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन पढ़ोगे तो ये सेम चीज़ें वो बार बार आएंगी। तो ये बेस है। वैसे तो हमने जो अभी तक ओजोन लेयर या हमने जो ग्लोबल वार्मिंग या इकोसिस्टम किया है, तो ये सब क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड है, इनका बेस है। अगर आपको एक चीज़ समझ में आएगी तो दूसरी भी आपको 100% समझ में आएगी। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास। और थोड़ा बता दूं कि इसके बाद हमारा सिलेबस है वो ज़्यादा साइकोलॉजी या इंग्लिश का है। तो ज़्यादा क्लासेज मैं अब कोशिश करूँगा कि इंग्लिश या साइकोलॉजी से आपकी क्लासें मैं बना पाऊँ, क्योंकि बाकी तो हम डिटेल में आपको ये चीज़ें भी मैं साथ के साथ बताता रहूँगा। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। और एक टीचर को सबसे पहले तो ईवीएस की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको जो बेसिक जानकारी है पहले तो उसके बारे में बताऊँगा। जैसे कि हमारी ये पृथ्वी है, इसकी पहली जो लाइन है या पहला जो परत है, पहली जो लेयर है, उसका पता होना चाहिए। वो कौन सी लेयर है हमारी? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ही अंदर जो हमारा एयर पोल्यूशन है वो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम ट्रोपोस्फियर के अंदर कुछ हार्मफुल गैसेस या कुछ केमिकल्स या कोई पार्टिकल्स बन के क्या बढ़ा देते हैं, एयर के अंदर क्या कर देते हैं, उसको पोल्यूट कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। तो हमारी जो ट्रोपोस्फियर है वो 0 से कितने किलोमीटर की होती है? 12 किलोमीटर की। आपको रेंज याद रखनी है कि जो हमारी फर्स्ट लेयर है, ट्रोपोस्फियर है, वो कितने किलोमीटर की है? 12 किलोमीटर की। उसके बाद हमारी मुख्य जो हमारी इम्पोर्टेंट है, हमने परसों वाले जो कल या परसों जो वीडियो हुआ था उसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ हमारी एक गैस होती है जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेस यानी कि पैरा बैंगनी किरणें आने से सीधी जो डायरेक्ट सनलाइट सूर्य से आती है, अगर वो डायरेक्ट पृथ्वी आ जाए तो स्किन कैंसर या अन्य प्रकार की मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो जाएगी, क्योंकि सीधी सन रेज में क्या होती है? अल्ट्रा वायलेट रेस। और इन अल्ट्रा वायलेट रेस को धरती से आने पे कौन बचाती है हमें? O2 का मैंने बताया था, जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर। जो हमारे नीले रंग की गैस होती है जिसको हम O2 कहते हैं, यानी कि ओजोन लेयर। और ब्लू गैस होती है वो हमें किससे बचाती है? जो सूर्य की, ये हमारा सूरज है, जैसे ही इससे जो किरणें हैं वो धरती पे पहुंचती है तो ये जो गैस की एक परत बनी हुई है जो कि O3 की ओजोन लेयर की, वो हमें किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट रेस से। उसके बाद जो हमारी ये रेज है जिसके अंदर गैस भरी हुई है, यानी कि O3 गैस भरी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। कौन सी है ये? हमारी स्ट्रेटोस्फियर। ये चीज़ें साथियों आपको याद रखनी है, क्योंकि बारीक चीज़ें ही एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो ये हमारी जो गैस वाली जो है, जो दूसरी हमारी लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर है वो 12 से लेकर 50 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। और इसके अंदर ही हमारी O3 यानी कि हमारी जो ओजोन लेयर गैस है वो इसी में है। ये किसको रोकती है? अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती है। बार बार ये चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई ये चैप्टर आपका NCERT प्लस नेट का जो इन्वायरमेंट है उसमें से बढ़ाया गया है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारी, जो नेक्स्ट है वो जाती है हमारी मीजोस्फीयर। कौन सी आ जाती है? मीजोस्फीयर है वो 50 से 80 किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। और अंत में हमारी मुख्य जो आती है वो आती है थर्मोस्फीयर है वो कितनी दूरी में फैली हुई है? हमारी 80 से लेकर 500 या 600 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। उसके बाद हमारी आकाशगंगा शुरू हो जाती है जो लास्ट तक स्पेस में फैली हुई है। तो हमारी 4 प्रकार की लेयर है। सबसे पहली है ट्रोपोस्फियर जो 0 से 12 किलोमीटर तक फैली हुई है, और आज उसी के बारे में, प्रदूषण जो वहाँ फैला हुआ है उसी के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरी होती है हमारी स्ट्रेटोस्फियर जो 12 से
50 किलोमीटर के दायरे में है और उसके अंदर हमारी क्या है, मुख्य गैस जो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बताती है, इसको क्या कहते हैं हम, O3। उसके बाद है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर 50 से 80 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। और अंतिम है हमारी थर्मोस्फीयर। थर्मो वैसे तो आप समझते हो, जैसे हम केटली वगैरह में थर्मोस्फीयर यूज़ करते हैं तो हमें हीट से बचाता है, गर्मी से बचाता है। तो अंतिम जो हमारी परत है वो कौन सी है, थर्मोस्फीयर है। तो ये छोटी सी जानकारी पृथ्वी के बारे में थी और हमने इसी से रिलेट करके ये चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन देखते हैं कि और एयर पोल्यूशन है क्या। जो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर है, इसके अंदर जब या तो बहुत सारे धूल भरे पार्टिकल या गैस की वजह से जो प्रदूषण होता है और जिसके कारण जो गैसें हैं वो हमारी ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर वो अधिक मात्रा में हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो जाएगा, धरती पे पैदा हो जाएगा। जलीय जीव है या मानव है या जितनी भी वनस्पतियां हैं या हमारा वातावरण है वो क्या शुरू हो जाएगा, डेड होना, मरना शुरू हो जाएगा। और इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जैसे सूर्य से सीधी रोशनी धरती पे आती है तो जो धरती है वो क्या करती है, हीट को तो अब्जॉर्ब कर लेती है। और क्योंकि हमारे जो हमारा ट्रोपोस्फीयर है उसके अंदर कौन सी गैसें हैं, CO2 है, CH4 है या H2O वाटर वेपर है। तो ये सब क्या होते हैं, इन जो सूर्य से किरणें आती है तो हीट को वो ये ऑब्जर्व कर लेते हैं और ऊपर जाने नहीं देते, जिसके कारण हमारी पृथ्वी क्या हो रही है, आज के समय में गर्म हो रही है। वैसे तो ये ग्रीन हाउस एक प्रक्रिया है जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी चलती है। ये सदियों पुरानी ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रक्रिया है जिससे जीव जंतु पौधे क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। लेकिन अगर इसमें गड़बड़ हो जाए, अगर CO2 की ज़्यादा मात्रा हो जाए तो धरती पे क्या बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट या हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो आज हम चलते हैं, हमारा चैप्टर पढ़ रहे हैं साथियों, ज़्यादा उस पर टाइम नहीं बिताएंगे। एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण क्या है। जब गैसों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है या जो हमारे वातावरण में प्रदूषण है या पार्टिकल्स है, जो मेटल्स होते हैं, धातुएं होती है, वो अगर अधिक मात्रा में हो जाए तो वो क्या करती है, वायु प्रदूषण करती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी % है। तो ये हमारी 20.95 यानी कि 20.95 यानी कि 21 के करीबन क्या है, ऑक्सीजन है। बाकी 78% हमारी क्या है, नाइट्रोजन है। हमारा एटमॉस्फेयर किससे बना हुआ है, नाइट्रोजन से। उसके अलावा जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कितनी % है हमारे एटमॉस्फेयर में, 3%। और जब इनका आपस में जब ये कम ज़्यादा हो जाती है, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस हमारी कौन सी मानी जाती है, CO2 की ज़्यादा मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारी एयर क्या हो जाएगी, पोल्यूशन हो जाएगी। अगर ये ज़्यादा मात्रा में CO2 है, CH4 है, CFC है, इस प्रकार की ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा हो जाएंगी तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा एयर पोल्यूशन हो जाएगा। तो टाइप ऑफ पोल्यूशन पढ़ते हैं। अब मैंने प्रदूषण बता दिया कि ये गैसें CFC, ग्रीन हाउस इफेक्ट या हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है तो ये किस में आता है, एयर पोल्यूशन में ही आता है। अब देखें टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन यानी कि तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहला है पार्टिकुलेट मैटर, और जिसको हम क्या बोलते हैं, SPM। ध्यान रखना है आपने, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, SPM यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर। इसकी फुल फॉर्म क्या है, SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। यानी कि हमारी धरती पे ऐसे ऐसे मेटल धातुएं हैं जो एटमॉस्फेयर में घुल जाती है, जिसको हम अननोइंगली बिना समझे या हमें जानकारी नहीं होती है वो हमारे अंदर चले जाते हैं, जिनके कारण व्यक्ति को भयानक बीमारियां लगती है। तो हम पार्टिकुलेट मैटर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले मरकरी, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। आप कोई भी HSC का एग्जाम उठा के देख लो, उसमें मरकरी आपको जरूर मिलेगा। यानी कि उसका साइन क्या है, Hg। कई बार साइन पूछा जाता है। यह है मरकरी। मरकरी एक प्रकार की धातु होती है और ये पानी के अंदर ज़्यादा मिलती है। और ऐसा कहा भी गया है कि जापान के अंदर ये मिमेटा नाम की एक फिश थी जिसने मरकरी को खा लिया था। वो अंधी हो गई थी, बहरी हो गई थी और बिल्कुल उसके शरीर के ऑर्गनों ने काम करना बंद कर दिया था। और वो मछली कौन थी, मिनीमेटा के नाम से क्या थी, एक मछली थी जापान के अंदर जिसने मरकरी खा लिया था
और मरकरी क्या होता है, पारा होता है। आप समझते हो, मरकरी को खाने के बाद हमारे लीवर हैं या हार्ट है या नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है। दूसरा हमारा कैडमियम। कैडमियम भी एक धातु होती है जो बैटरियों के अंदर प्रयोग होती है। जब हम बैटरियां बनाते हैं तो उनके अंदर कौन सी धातु प्रयोग होती है, कैडमियम। और किसी तरह से जब ये हम इसको किसी माध्यम से अपने अंदर ले जाते हैं, चाहे तो गैस के रूप में, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल है, जब ये धातु बनाई जाती है छोटे छोटे पार्टिकल है वो हवा में घुल जाते हैं, जो कि किसके होते हैं, कैडमियम के। और कैडमियम यूज़ किस में होती है, बैटरी प्लस न्यूक्लियर की रिएक्टर, जो न्यूक्लियर परमाणु रिएक्टर है उनके अंदर रोड बनाई जाती है। बड़ी बड़ी लोहे की रोडें होती है जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर लगाई जाती हैं। और जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर रोड्स लगाई जाती है, जब उनकी कटिंग की जाती है तो कुछ ना कुछ धातु किस में मिल जाती है, हमारे वातावरण में। और उस जब हम सांस लेते हैं, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके साथ मिक्स होकर हमारे अंदर चली जाती है, जिससे हमें भिन्न प्रकार की बीमारियां होती है। फिर है निखिल। हमारी निखिल है, वो भी क्या होती है, एक प्रकार की धातु होती है। और जब ये वातावरण में मिल जाती है तो क्या फैलाती है, प्रदूषण। फिर है एलईडी, लीड, यानी कि लेड है। लेड एक धातु है, ये एंटी नॉकिंग एजेंट है। पेट्रोल, डीजल, इनके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, एलईडी, लेड। यानी कि जब हम जो सुगंध आती है, जैसे ही सुबह सुबह हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो जो पेट्रोल है, डीजल है, वैसे जैसे ही वो इंजन में जाता है तो एक प्रकार की बदबू आती है। वो किसकी होती है, एलईडी, लेड की होती है, जिसके कारण हमें अस्थमा की या हार्ट रोग की, किडनी की, लीवर की क्या हो जाती है, बीमारियां हो जाती है। और इससे हार्ट फेल भी होता है एलईडी से, क्योंकि जो गैस होती है वो किसकी होती है, एलईडी होती है, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है। और ये क्या होता है, पेट्रोल और डीजल के अंदर एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। उसके बाद देखो इससे क्या क्या होता है, किडनी फेल हो जाती है, लीवर, नर्वस ब्रेकडाउन, और समय से पहले हम बूढ़े भी होने लगते हैं। अगर लगातार जैसे मेट्रो सिटी के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं तो वो इनका बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसके कारण इन साधनों से निकली हुई गैसें या लेड या जो मरकरी है या कैडमियम है, इनसे निकली हुई जो पार्टिकल हैं छोटे छोटे, उनसे हमें क्या हो जाती है, बीमारियां हो जाती हैं। तो आपको ये सभी पार्टिकल साथियों अच्छी तरह से लिख लेने और ध्यान रखने। उसके बाद है केमिकल पोल्यूशन। कई बार ये तो था हमारा जब मान लो पार्टिकुलेट यानी कि पार्टिकल्स जो हवा में मिलते हैं, अब है केमिकल, कुछ गैसेस हैं जिनके कारण बहुत ही भयंकर बीमारियां होती है। तो सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि जो जब हम व्हीकल स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो सुबह सुबह जो गैस निकलती है, ब्लैक या वाइट फ्यूम निकलता है, वो कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। और जैसे ही हम वो हवा से मिलती है तो हम जैसे ही सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन में मिलके एक व्यक्ति के अंदर चली जाती है और भिन्न प्रकार की क्या करती है, बीमारियां। उसके बाद है CH4, मीथेन है। मीथेन होगी, अमोनिया होगी। मीथेन किससे बनती है, जो पेशाब होता है या गोबर होता है या दलदल होता है या सड़ी गली चीज़ें होती है, उनसे क्या होती है, मीथेन बनती है। आप कभी किसी हॉस्पिटल के पास या किसी गार्बेज जो कूड़ा करकट का ढेर है उसके पास जाना तो वहाँ से आपको जो बदबू आती है वो क्या होती है, मीथेन, और उससे भी हमें बीमारियाँ होती है। उसके बाद है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन भी क्या होती है, एक प्रकार की ऐसी गैस है जिससे हमारे इम्यून सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फिर है हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि जितने भी कार्बन्स हैं जो कार्बन काले रंग की जो चिमनियाँ होती है, फैक्ट्रियाँ होती है, थर्मल प्लांट होते हैं, जिनसे जब जो धुआं निकलता है तो जो धुआं है जैसे ही वो हमारी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है तो वातावरण में मिलके क्या फैलाता है, प्रदूषण। और जैसे ही हम गैस लेते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं तो वो हमारे अंदर एंटर कर देता है, और जैसे ही हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो हाइड्रोकार्बन्स हमारे अंदर आ जाते हैं। उसके बाद देखो सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि जो भी बिजली बनाने, जैसे थर्मल पावर प्लांट है, बिजली बनती है, वहाँ पानी के अंदर पानी को बहुत तापमान पे गर्म किया जाता है बिजली बनाने के लिए, तो जिससे जो गैस निकलती है वो कौन सी निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा ये फार्मूला लिखा हुआ है H2SO4, या अमोनिया किससे निकलती है, फर्टिलाइजर्स, जो स्प्रे होती है, जैसे ही हम स्प्रे सूंघते हैं तो उसमें से एक प्रकार की बदबू आती है, वो किसकी होती है, अमोनिया की होती है। और उसके कारण भी हमें एलर्जी है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, या
कई बार तो क्रोनिकल डिसीज जैसे कि कैंसर तक हमें हो जाती है। उसके बाद H2SO4, ये फार्मूला आपको पता है एसिड रेन का है, सल्फ्यूरिक एसिड का है, कि कुछ प्रकार की गैसें हैं जो क्या बनाती है, एसिड बनाती है। जैसे कि जो आगरा का ताजमहल है वो पीला पड़ गया, कारण क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड के कारण। जैसे ही वातावरण में सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है और जो पत्थर है वो चूने से बना है, लाइमस्टोन, तो वो उसका जैसे ही मिक्स होती है और जैसे ही उस पत्थर पे गिरती है तो उसको क्या कर देती है, पीला कर देती है, क्योंकि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के कारण क्या होती है, एसिड रेन होती है। उसके बाद है गैसियस पोल्यूशन। आपको पार्टिकुलेट का बता दिया कि SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट, यानी कि जो मैटर है, पार्टिकल है, उनकी वजह से क्या होता है, प्रदूषण, ये आपको बता दिए। फिर केमिकल पोल्यूशन कि गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, थर्मल से निकलता है या हमारी फैक्ट्रियों से निकलता है, उससे भी क्या फैलता है, धुआं। धुएं के अंदर जो गैसेज होती है वो क्या फैलाती है, प्रदूषण। उसके बाद है गैसेज, कुछ विशेष प्रकार की गैसें होती है, जैसे कि हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं CO2, ये 49% हो गई है हमारे वातावरण में। अगर ये इसी प्रकार बढ़ती रही, क्योंकि इसका कारण क्या है CO2 बढ़ने का, सबसे पहले है पेड़ पौधों की ज़्यादा कटाई। अगर डिफोरेस्टेशन होगा, अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंज्यूम कौन करते हैं CO2 को, पेड़ पौधे करते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारे वातावरण में किसकी एक्सेस मात्रा हो जाएगी, CO2 की, और CO2 की मात्रा अधिक हो जाएगी तो हमारा एयर है वो क्या हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, जो जीवन है वनस्पति का या धरती का जीवन है वो संकट में आ जाएगा। दूसरा कारण है पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो वो रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे हम तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है साथियों। उसके बाद है जो साधन है या उनके द्वारा भी क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये पहली गैस होगी, हम आपको याद रखना है, ग्रीन हाउस गैसेज है ये, ग्रीन हाउस गैसेज। सब चीज़ें आपको एक लेक्चर में समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि पीछे हमने 2 लेक्चर किए हैं। तो CO2 सबसे पहली गैस है, हमारी मेन गैस है। फिर है CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो डोमेस्टिक यूज़ में, घरेलू यूज़ में, जब हम फ्रिज चलाते हैं, AC का यूज़ करते हैं, या हम रूम फ्रेशनर का यूज़ करते हैं, या परफ्यूम का यूज़ करते हैं, तो कौन सी गैस होती है उसमें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और सबसे ज़्यादा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा एयर को पोल्यूट करती है तो वो क्या है, CFC है। फिर उसके बाद CH4 आप मीथेन का बता दिया कि 1% तो ये गैस खुद ही वातावरण बना देता है, जैसे गली सड़ी चीज़ों से क्या बनती है, मीथेन। फिर है O3 ऑक्साइड, आपको बता दिया कार्बन वगैरह की। तो इस प्रकार की गैसें जब वातावरण के अंदर बढ़ जाती है तो वो क्या बनाती है, एयर पोल्यूशन। ग्रीन हाउस वाला सेम का सेम चैप्टर इसी के अंदर आपको पढ़ा दिया कि ये ग्रीन हाउस गैसें भी है और इनके कारण ही क्या होता है, प्रदूषण होता है। इसके अलावा आप, हाँ भी ये O3 है, ओजोन लेयर गैसेज। वैसे तो हमारे लिए जो ये जो परत है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, लेकिन अगर ये अधिक मात्रा में धरती पे आने लगी तो जैसे O3 है वो किस में टूट जाएगा, O+O में टूट जाएगा, और बाद में जब O2+O2 कंबाइन होगा तो O3 बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या पैदा होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होगी, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस सीधी आ जाएंगी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होगी। और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि जो 1985 के अंदर धरती पर एक जगह क्या हो गया है, जो हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट है और ओजोन लेयर उसमें क्या हो गया है, होल हो गया है। वास्तव में तो ये होल नहीं है, इस होल का मतलब होता है थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, यानी कि जो परत है ओजोन लेयर की वो क्या हो गई है, बिल्कुल बारीक हो गई है, जिससे अल्ट्रावायलेट रेज है वो आर्टिक और अंटार्कटिक जो हमारे आइस ग्लेशियर कैप है या अंटार्कटिक और अंटार्कटिक ओशन है वहाँ पे सीधी क्या पड़ रही है, अल्ट्रावायलेट रेज पड़ रही है। यहाँ तक कि यहाँ जो भी व्यक्ति जाता है वो स्पेशल स्पेक्स होते हैं, स्पेशल चश्मा होता है, उसको लगा कर यहाँ जाता है। अगर वो सीधा अंटार्कटिक या आर्कटिक ओशन पे चला जाए तो उसकी आँखें वो अंधी हो जाएंगी। मैंने रोग भी बताया था कि वाइट मोतिया
और ब्लैक मोतियाबिंद है उसकी बीमारी किससे होती है? अल्ट्रावायलेट रेस से। तो यहाँ जो आर्टिक क्वेश्चन है वहाँ क्या हो गया है, जो हमारी ओजोन लेयर है वो बहुत ज़्यादा पतली हो गई है। तो ये स्पीडली बता दिया। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, यानी कि स्रोत क्या है, प्रदूषण कहाँ से हो रहा है। तो पहला है ऑटोमोबाइल्स, यानी कि साधन है, हमारे साधन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी के, तो उसमें कंबशन नहीं होता, पेट्रोल डीजल पूरी तरह से नहीं जलता है, जिसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है उसमें से रिलीज होती है, जिसके कारण वातावरण में कार्बन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन यानी कि धुआं के कण निकलते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि गैस निकलती है, जिससे हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। इसीलिए थोड़ा सा और भी बता दूं, अब क्या आ रही है हमारी BS4 व्हीकल आ रहे हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं। तो ये इनका अल्टरनेट देखा गया है कि हमने अगर कंट्रोल करना है साधनों पे तो हमें पुराने साधन बंद करने होंगे, या तो BS4 करो या इलेक्ट्रिक वाहन हमें प्रयोग करने चाहिए। ये इसका उपाय भी बता दिया। उसके बाद है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, यानी कि जो इंडस्ट्रियाँ चल रही है, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही है, उनके अंदर जो धुआं निकलता है उससे क्या होता है, गैसेस पोल्यूशन है होता है। बहुत सारी गैसें वो वातावरण में आ जाती हैं। हमें इंडस्ट्री के ऊपर क्या लगाना चाहिए, थोड़ा बहुत कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था कि ताजमहल पीला क्यों पड़ गया है, सल्फ्यूरिक एसिड के कारण, क्योंकि आगरा में बहुत सारी क्या है फैक्ट्री है। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट, मैंने ये भी बता दिया कि बिजली बनती है तो 20% कोयला, यानी कि जो हमारा कोयला हिंदुस्तान में बनता है उसमें से 20% कोयला हम बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग करते हैं। और कोयले से क्या पैदा होता है, कार्बन, काली राखी पैदा होती है, धुआं पैदा होता है, और उसके कारण क्या होता है, प्रदूषण होता है। सेम यही जो हमारे ईंट के भट्टे होते हैं या थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ भी कोयले का प्रयोग किया जाता है। 20% कोयला तो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण जो कोयले से कार्बन निकलता है वो हमें क्या पहुंचाता है, हमारी पृथ्वी को क्या पहुंचा रहा है, नुकसान। और इसी के कारण ऐसा सरकार ने रास्ता भी निकाला है कि जो चिमनियों की ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि गैसेज है वो हमारी ये 12 किलोमीटर वाली रेंज को क्या कर जाए, पूरा कर जाए। और इसी के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट बच्चे पैदा हो रहा है, क्योंकि जो यह थर्मल पावर प्लांट से गैसेज निकलती है वो किसको वीक कर रही है, हमारी ओजोन लेयर को धीरे धीरे कर रही है वीक। अगर ओजोन लेयर वीक होगी तो सूर्य की सीधी किरणें कहाँ आ जाएगी, धरती पे आ जाएगी, जिससे हमें क्या होगी, बीमारियां होगी। और अगर इस प्रकार रहा तो हमारी CO2 CH4 का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में वो बढ़ जाएंगी, और हमारे ग्रह पे किसका खतरा आ जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग का। जो हमारा ग्रह है वो बुरी तरह से गर्मी से तपने लगेगा, जिसके कारण जो जलीय जीव हैं या वनस्पति है, फोटोसिंथेसिस का सिस्टम है, सनलाइट से जो खाना बनाते हैं, या तो वो पेड़ पौधे खाना बनाना बंद कर देंगे या वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। जलीय जीव हैं वो भी हमें पता है कि जब सूर्य की किरणें पानी में पड़ती है तो उससे वो भोजन तैयार करते हैं। तो एक्वेटिक लाइफ और टेरेस्ट्रियल लाइफ दोनों की दोनों किस में आ जाएगी, संकट में आ जाएगी। फिर है भाई एग्रीकल्चर, किसान भी कम नहीं है, इन चीज़ों में पीछे नहीं रह रहा। वो क्या यूज़ कर रहा है, एग्रीकल्चर, यानी कि भूमि के अंदर वो जहर डालता है जिससे सोयल पोल्यूशन होता है। फिर वो स्प्रे डालता है, स्प्रे के अंदर DDT या हमारी क्या प्रयोग होती है, जो एल्ड्रिन प्रयोग होती है, जहर प्रयोग होता है। उससे किस प्रकार की गैसें निकलती है, कार्बनिक गैसेज निकलती है या मिथलेन गैसेज निकलती है, क्लोराइन गैस निकलती है, जिसके कारण क्या होता है, प्रदूषण होता है। यानी कि किसान भी एक प्रकार का क्या कर रहा है, प्रदूषण कर रहा है। उसको करना पड़ता है, उसकी मजबूरी है, लेकिन वो कम चाहे तो इसको कर सकता है, ठीक है। उसके बाद खाद डाल रहा है, पानी डाल रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा प्रदूषण हो रहा है। फिर है अगला देखो, डोमेस्टिक पोल्यूशन, यानी कि हम भी कम नहीं है, प्रदूषण फैला रहे हैं तो हम भी उसमें कहीं पीछे नहीं हट रहे। हम घर पे AC यूज़ कर रहे हैं, फ्रिज यूज़ कर रहे हैं, घर में सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, या रूम फ्रेशनर यूज़ कर रहे हैं, परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं, गाड़ियों में AC यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब किसका कारण है, एयर पोल्यूशन का कारण है। क्योंकि हम AC चलाएंगे या बैटरी इन्वर्टर लगाएंगे तो उससे क्या होगा, CFC प्रोड्यूस होगा, और जो किसके लिए खतरनाक है, ओजोन लेयर के लिए भी खतरनाक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए खतरनाक है, और सारे वातावरण, सारी धरती के लिए क्या है, खतरनाक है। उसके बाद है डिफोरेस्टेशन, यहाँ भी हम पीछे नहीं हट रहे।
इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, लगातार पेड़ पौधों को काट रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। और जब पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा काटे जाएंगे तो मैंने आपको बता दिया है कि पेड़ पौधे क्या अवशोषित करते हैं, क्या लेते हैं, इनहेल करते हैं, CO2। और जब CO2 लेने वाला कोई नहीं होगा तो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा और धरती हमारी संकट में आ जाएगी। उसके बाद है पॉपुलेशन, कि इंसान है वो अपनी, जब भी तो अच्छे देश हैं वो ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ाते, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब है ज़्यादा खाना, ज़्यादा घर, ज़्यादा रहने के लिए जगह और ज़्यादा साधन। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा साधन की ज़रूरत पड़ेगी, व्हीकल चलेंगे, उतने ज़्यादा घर बनाने पड़ेंगे, खाली जगह की ज़रूरत पड़ेगी। और खाली जगह की ज़रूरत पड़ेगी तो हम किसको काटेंगे, पेड़ को काटेंगे। पेड़ को काटने के बाद लकड़ी को जलाएंगे, और लकड़ी को जलाएंगे तो उससे क्या पैदा होगा, हमारा कार्बन पैदा होगा। और जिसके कारण क्या होगा, जो कोयले या जो हम ईंधन जलाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित होगा। ज़्यादा जनसंख्या को ज़्यादा जगह चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए, तो ये सब क्या फैलाएंगे, प्रदूषण फैलाएंगे। तो इस प्रकार आपको छोटा सा टॉपिक बता दिया। उसी प्रकार स्मोग का भी बता देता हूँ कि स्मोग जो अगला है हमारा, स्मोग पोल्यूशन, यानी कि धुंध भी, वो भी एक प्रकार का स्मोग है। और ये किससे बनता है, H2O से, यानी कि वाटर वेपर से। जैसे ही वाटर वेपर ऊपर जाते हैं तो आपको मैंने बता दिया था कि जो वेपोराइजेशन है, यानी कि वाष्पीकरण तकनीक है पानी की, जैसे ही पानी गर्म होता है तो वो भाप बनता है। भाप बनता है, जो CO2 गैस है, O3 है, या CH4 है, ये चारों पांचों गैसें हैं, इनको ये आपस में जोड़ देता है, यानी कि जो गर्मी है उसको ऊपर नहीं जाने देता, क्योंकि ये क्या करता है, इन गैसों को जोड़ने का काम करता है। तो ये भी जो H2 है, यानी कि H2 वाटर वेपरेशन है, वो भी किसको फैला रहा है, प्रदूषण को फैला रहा है, क्योंकि ये सब गैसें हैं, इनको आपस में जोड़ के रखता है, जिसके कारण धरती पे क्या पैदा हो रही है, गर्मी पैदा हो रही है। तो ये स्मोग भी एक इसका कारण बन जाता है। और धुंध किससे बनती है, इवेपोरेशन से बनती है। दूसरा है स्मोग, दो तरीके से बनती है, एक क्लासिकल कूल, यानी कि ठंडी तरीके से, स्मोग फॉग प्लस SO2 से। ये नेचुरल प्रक्रिया है, जब सर्दी होगी या बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो क्या बनेगी, स्मोग बनेगी। लेकिन आजकल स्मोग बिना करे ही बन रही है, जैसे कि हम धान का जो मलबा जलाते हैं उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं, जिसके कारण बिना मौसम होते हुए भी क्या आ जाती है, धुंध आ जाती है। और इसके जैसे ही ये हमारे आती है तो हमें इचिंग, खुजली, अस्थमा और हमें सांस लेने में क्या आती है, दिक्कत, क्योंकि ये एलर्जेटिक एजेंट है। तो ये किस कारण होता है, आपको मैंने बता दिया, स्मोग के कारण। तो अगला है देखो, एसिड रेन। एसिड रेन CaSO4 CO2 H2O होता है। तो जब, क्योंकि Ca कैल्शियम है हमारा, जो हमारा पत्थर बना हुआ है ताजमहल का, वो C है। SO4 क्या है, हमारी सल्फ्यूरिक एसिड है। जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के साथ मिलती है तो वो क्या कराती है, एसिड रेन। यानी कि SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, हमारा वाटर है, और ये हमें पत्थर के ऊपर मिल ही जाता है, क्योंकि चूने से बना हुआ है पत्थर। तो जैसे ही वो पानी या एसिड रेन इस पर गिरती है, किसका रूप धारण कर लेती है, एसिड रेन का। दूसरा आपको बता दिया कि सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा होने का क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आगरा में क्या है, फैक्ट्रियाँ हैं। और उसके बाद बताता हूँ फ्लोराइड। पानी के अंदर, प्योर पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा 1 ppm होती है, आपको ध्यान रखना है। जो साफ पानी है उसके अंदर जो नमक की मात्रा होती है वो 1 ppm की होती है। लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा या कम हो जाए तो हमारे टूथ देके, यानी कि हमें दांत सलने गड़ने की क्या हो जाती है, बीमारी। जैसे कि राजस्थान में नमकीन पानी होता है कई जगह, तो उनके दांत आप देखोगे तो ज़्यादा या तो पीले होंगे, सड़े होंगे या गले होंगे। कारण यही है कि पानी के अंदर अगर फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाए तो उसके कारण दांत है वो पीले या सड़ जाते हैं। उसके अलावा थोड़ी और बातें थी यहाँ पे मैंने आपको बतानी थी। हाँ, DO, आज बड़ी क्लास होगी साथियों, लगभग मैं हर चीज़ आपके लिए क्लियर कर दूंगा। ये जो हमारा IBS में लास्ट टॉपिक दिया है उस पर है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, यानी कि DO का मतलब है जब हमें पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा पता करना हो कि पानी है उसके अंदर कितनी मात्रा ऑक्सीजन है, उसको हम क्या कहते हैं, DO, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। तो DO की फुल फॉर्म याद रखनी है, 10 pm
पार्ट पर मिलियन, 10 ppm यानी कि पार्ट पर मिलियन 10 ppm प्योर वाटर के अंदर होनी चाहिए। यानी कि जो हमारा पीने योग्य पानी है, जो पीने योग्य पानी है उसमें क्या होना चाहिए, डिजोल्ड ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा पीने वाले पानी में 10 ppm होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो हम पानी पीते हैं घर में, तो कई बार हम कहते हैं RO का पिएंगे क्योंकि वो पानी बढ़िया होता है, क्योंकि उसमें किसकी जो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 10 ppm। अगर किसी पानी के अंदर 10 ppm की मात्रा है, इसका मतलब वो पानी साफ सुथरा है, पीने योग्य है। अगर मात्रा कम या ज़्यादा होती है तो वो पोल्यूटेड वाटर में आ जाता है, यानी कि वो पानी क्या है, गंदा पानी है। तो हमें ये याद रखना है, DO में ये होता है। इससे हम पानी की मात्रा है, पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा है, वो चेक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, BOD भी था, यहाँ मैंने शायद लिखा नहीं है, चलो मैं बता देता हूँ। वैसे DO हो गया, उसके बाद थोड़ा मैं बता देता हूँ खुद ही, क्योंकि सारा दिन इस पे क्लास बनाना फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है बार बार साथियों। BOD भी बता देता हूँ आपको, DO तो बता दिया, BOD बायो केमिकल ऑक्सीजन ऑन डिमांड, यानी कि BOD का मतलब होता है बायो केमिकल ऑक्सीजन ऑन डिमांड। यानी कि जो पानी होता है उसके अंदर कितनी डिमांड है, कितना हमें मान लो ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है, जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें खाना बनाने के लिए पानी के अंदर क्या चाहिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन ऑन डिमांड। यानी कि पानी के अंदर क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हमें, बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिज्म करते हैं या अपना खाना बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन ऑन डिमांड इसके अंदर होनी चाहिए। और एसिड जो रेन वाटर है उसका pH क्या होता है, 5.6। तो ये छोटी छोटी बातें थी, आगे भी आपको मैं बार बार BOD के बारे में थोड़ा डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी मेरे हाँ ये रहा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन ऑन डिमांड लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन। ये तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा थोड़ा और है इसके बारे में, तो मैं आपके लिए जो नेक्स्ट क्लास बनाऊंगा उसमें BOD है वो थोड़ा सा पहले डिटेल में आपको करवा दूंगा। तो साथियों, छोटी सी क्लास थी। अगर ये एयर पोल्यूशन हमने किया है, वाटर पोल्यूशन भी आपको करवा दूंगा और सॉइल पोल्यूशन भी करवा दूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा हमारा सिलेबस है 20% के करीबन, तो वो किसका है, साइको का है। तो मैं चाहता हूँ आपको साइको करवाऊँ शुरू जल्द से जल्द, क्योंकि ये ज़रूरी है सिलेबस। फिर हमारी इंग्लिश है वो करवाऊँगा, और बाकी हमें पता है कि 15% हमारी GK है, और ये छोटी मोटी चीज़ें वो साथ के साथ चलती रहेंगी। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर।